1858 का एक युद्ध का मैदान। जरा कल्पना कीजिए कि चारों तरफ धूल उड़ रही है। तोपों की जो गड़गड़ाहट है वो एकदम कान बहरे कर देने वाली है। और सामने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक की विशाल सेना खड़ी है, जिनके पास उस दौर के सबसे आधुनिक हथियार हैं। बिल्कुल। और उन्हें रोकने के लिए उनके सामने कौन है? सिर्फ 20-22 साल की एक युवा महिला। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है ये। हाँ, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। इस महिला ने कोई राजसी कपड़े नहीं पहने हैं, बल्कि एक योद्धा की पोशाक पहनी है। हाँ। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को अपनी पीठ पर कसकर बांधा हुआ है। सही कहा। वो डरी हुई नहीं है, वो पीछे नहीं हट रही है, बल्कि वो अपनी सेना का नेतृत्व कर रही है, एकदम निडर होकर। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार है द वैलियंट क्वीन, द लाइफ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई पुस्तक के कुछ बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण अंश। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे बनारस की गलियों में खेलने वाली एक छोटी सी लड़की, जो आगे चलकर भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की सबसे निडर विद्रोही बन गई। बिल्कुल। तो ठीक है, चलिए इसे बारीकी से समझते हैं, क्योंकि जब हम इस किताब के पन्नों में जाते हैं ना, तो समझ आता है कि ये सिर्फ बहादुरी की नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी रणनीति और मानसिक मजबूती की कहानी है। बिल्कुल। और शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ये चर्चा केवल कुछ तारीखों या युद्धों के बारे में नहीं है। हाँ, अक्सर हम इतिहास को वैसे ही देखते हैं। वही ना, हम अक्सर इतिहास को ऐसे पढ़ते हैं जैसे वो कोई तयशुदा चीज हो, लेकिन जब हम उन परिस्थितियों की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि अन्याय के खिलाफ उठाया गया एक अकेला कदम कैसे आने वाली सदियों की सोच को बदल सकता है। एकदम सही। जब हम रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का विश्लेषण करते हैं तो हम एक ऐसी महिला के दिमाग और उनके विजन को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसने अपने समय की सबसे बड़ी और क्रूर सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती दी थी। तो चलिए उनके शुरुआती दिनों से शुरू करते हैं। किताब बताती है कि उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। जी। बचपन का नाम था मणिकर्णिका और प्यार से लोग उन्हें मनु बुलाते थे। अब देखिए, यहाँ एक चीज है जो मुझे थोड़ा हैरान करती है। अच्छा, क्या? मतलब हम 19वीं सदी की शुरुआत की बात कर रहे हैं। समाज बहुत रूढ़िवादी था उस वक्त। बिल्कुल, लड़कियों से उम्मीदें बहुत अलग थीं। हाँ, यही उम्मीद की जाती थी कि वे घर के काम सीखें। लेकिन मनु के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस दौर में एक लड़की के लिए इन चीजों तक पहुंच कैसे मुमकिन हुई। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब उनकी परवरिश के माहौल में छिपा है। अच्छा। हाँ, उनका परिवार पेशवा के दरबार से जुड़ा हुआ था, जहां उन्हें वो माहौल मिला जो उस समय की आम लड़कियों को नहीं मिलता था। मतलब वो एक अलग ही परिवेश में बड़ी हो रही थी। बिल्कुल। वो उन लड़कों के बीच पली बढ़ी जो आगे चलकर खुद इस विद्रोह के बड़े चेहरे बने। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मार्शल आर्ट या घुड़सवारी उनके लिए केवल एक शौक नहीं था। शौक नहीं था? जी नहीं, ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो वो बस खाली समय में करती थीं। ये एक बहुत ही कठोर अनुशासन था। अगर मैं इसे आज के नजरिए से समझने की कोशिश करूं, तो ये तो वैसा ही हुआ जैसे आज के समय में समाज उम्मीद कर रहा हो कि कोई टीनेजर बस बेसिक पढ़ाई करे और कोई उसे अचानक से एलीट कमांडो की ट्रेनिंग देना शुरू कर दे। एकदम सटीक तुलना है। मतलब आप शारीरिक रूप से तो उसे तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से भी उसे आम लोगों से बहुत अलग बना रहे हैं। बिल्कुल। जब आप कम उम्र में तलवारबाजी या मार्शल आर्ट सीखते हैं ना, तो आप केवल वार करना या बचना नहीं सीखते। और क्या सीखते हैं? आप ये सीखते हैं कि दबाव के क्षणों में अपने दिमाग को शांत कैसे रखना है। आप अपनी चालों की योजना बनाना सीखते हैं। एक तरह का रणनीतिक दिमाग विकसित होता है। हाँ, आप ये सीखते हैं कि जब सामने वाला आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो अपनी फुर्ती और अपनी रणनीति का इस्तेमाल कैसे करना है। क्या बात है। बचपन की उस असामान्य शिक्षा ने मणिकर्णिका के अंदर एक मनोवैज्ञानिक ढांचा तैयार कर दिया था। यही वो नींव थी जिसने उन्हें भविष्य की उन चुनौतियों के लिए तैयार किया जिनकी शायद उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसका मतलब है कि वो बचपन से ही अनजाने में एक बहुत बड़े संघर्ष के लिए तैयार हो रही थी। बिल्कुल। और फिर जिंदगी आगे बढ़ती है। मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से होता है और वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन जाती हैं। मतलब एक आम लड़की से सीधे एक राज्य की महारानी। हाँ, और विवाह के बाद अचानक से उनकी भूमिका पूरी तरह बदल जाती है। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। एकदम। अब वो केवल खुद के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि एक पूरी प्रजा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। ये उनके जीवन का एक ऐसा दौर था
जहां उन्हें एक प्रशासक और एक शासक के रूप में खुद को ढालना था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये शांति का दौर बहुत लंबा नहीं चला। दुख की बात है कि नहीं? उनके पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। ये जाहिर तौर पर उनके लिए एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत सदमा रहा होगा। बेशक। लेकिन इस सदमे से उभरने का मौका मिलने से पहले ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके दरवाजे पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट लेकर खड़ी हो जाती है। जी हाँ, वो विवादित नीति। कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम की एक नीति का इस्तेमाल किया और रानी के दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए बेटे को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से साफ इनकार कर दिया। अभी हम एक बात समझना चाहता हूं, भारत में तो गोद लेने की परंपरा सदियों पुरानी है ना? बिल्कुल, रामायण और महाभारत के समय से। हाँ, राजा महाराजा हमेशा से ऐसा करते आए थे। तो अंग्रेजों ने अचानक से इस पर ऐतराज क्यों जताया? तो इस सब का असल में क्या मतलब है? यही तो ब्रिटिश कूटनीति की सबसे बड़ी चालाकी थी। अच्छा। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हम हड़प नीति भी कहते हैं, कोई न्याय या सही गलत पर आधारित कानून नहीं था। तो फिर क्या था? ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी के दिमाग की उपज थी। उन्होंने बस एक कानूनी खामी या बहाना खोजा, एक तरह का लूप होल। बिल्कुल। अंग्रेजों का तर्क ये था कि ठीक है, आप निजी संपत्ति अपने गोद लिए हुए बेटे को दे सकते हैं, लेकिन राज करने का अधिकार यानी राजनीतिक सत्ता हम उसे नहीं देंगे। अजीब तर्क है। हाँ, क्योंकि उनका कहना था कि हम सर्वोच्च सत्ता है, इसलिए अगर आपका कोई सगा बेटा नहीं है तो आपका राज्य सीधे तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो ये असल में नियम के नाम पर एक खुली लूट थी। एकदम सही कहा आपने। लीजिए, एक पुरानी और प्रतिष्ठित कंपनी है जिसके सीईओ का निधन हो जाता है। तभी एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी आती है और अजीबोगरीब कानूनी बारीकियों का हवाला देकर कहती है कि उत्तराधिकार के कागजात हमारे बनाए नए नियमों से मेल नहीं खाते। हाँ, बिल्कुल। और कहती है कि इसलिए अब यह पूरी कंपनी हमारी हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो बिल्कुल यही कर रही थी। एकदम। वे उस पुश्तैनी रियासत को सिर्फ इसलिए हड़पना चाहते थे क्योंकि झांसी बहुत समृद्ध थी और वे अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे। आपकी एक कॉर्पोरेट टेकओवर वाली एनालॉजी बिल्कुल सही बैठती है। ईस्ट इंडिया कंपनी मूल रूप से एक व्यापारिक कंपनी ही तो थी, जिसकी भूख अब राजनीतिक सत्ता के लिए बढ़ चुकी थी। हाँ। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो जब उन्होंने झांसी के उत्तराधिकारी को अस्वीकार किया तो उनका मकसद केवल एक जमीन का टुकड़ा लेना नहीं था। तो फिर क्या था? ये पूरे भारत के शासकों को एक स्पष्ट संदेश था कि अब आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप केवल हमारे रहमो करम पर हैं। लेकिन उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं था कि झांसी में उनका सामना किससे होने वाला है। बिल्कुल नहीं था। जब कंपनी ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की तो रानी लक्ष्मीबाई ने हार मानने से या कोई समझौता करने से साफ इनकार कर दिया, और यहीं से उनके वे प्रसिद्ध शब्द आते हैं जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हाँ, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और ये वाकई कोई हल्की बात नहीं थी। अगर हम इसके पीछे की गहराई को समझें तो ये केवल एक जमीन को बचाने की जिद नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी और प्रणालीगत साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ खुलेआम बगावत थी। एक बहुत बड़ा ऐलान। बिल्कुल। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी कहने का मतलब था ब्रिटिश साम्राज्य के उस अन्यायपूर्ण कानूनी चश्मे को पूरी तरह से नकार देना। ये एक शासक का अपनी संप्रभुता और अपने लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा होना था। लेकिन उन्हें शुरुआत में ही तलवार नहीं उठा ली थी ना। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने पहले कूटनीति का रास्ता भी अपनाया था। जी हाँ, और यही बात उन्हें एक महान शासक बनाती है। कैसे? देखिए, वो कोई बिना सोचे समझे काम करने वाली विद्रोही नहीं थी। उन्होंने पहले कानूनी और कूटनीतिक तरीकों से इस अन्याय का विरोध किया। मतलब उन्होंने कागजी लड़ाई भी लड़ी? बिल्कुल। उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को खत लिखे, तर्क दिए और ये साबित करने की कोशिश की कि उनका दावा हिंदू कानून और पुरानी संधियों के हिसाब से पूरी तरह सही है। उन्होंने उस कॉर्पोरेट टेकओवर को पहले कोर्टरूम में रोकने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब वो कूटनीतिक रास्ता काम नहीं आया, जब उस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने एक न सुनी, तब क्या हुआ? तब विद्रोह भड़कना ही था। हाँ, तब 1857 का वो ऐतिहासिक विद्रोह शुरू होता है जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। जी। और यहाँ बात सच में एक बहुत दिलचस्प हो जाती है। यहीं पर वो बचपन की कमांडो वाली ट्रेनिंग, वो मानसिक और शारीरिक अनुशासन पूरी तरह से सामने आता है। बिल्कुल। वो 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख चेहरा बन जाती हैं। अब मुझे ये बताइए कि एक रानी जिसने सालों तक महल की जिम्मेदारियां संभाली थीं, उसने अचानक से एक पूरी सेना का नेतृत्व कैसे किया?
ये रातों रात नहीं हुआ था। जब उन्हें लगा कि युद्ध तय है तो उन्होंने खुद को और अपनी प्रजा को इसके लिए तैयार किया। तैयारियां शुरू कर दी। हाँ, उन्होंने किले की किलेबंदी शुरू की, नए हथियार बनवाना और तोपें ढालना शुरू किया। वाओ! और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने केवल पुरुषों की नहीं बल्कि महिलाओं की भी एक सेना तैयार की और उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। ये तो बहुत ही आगे की सोच थी। बिल्कुल, ये उनका विजन था। वो केवल लोगों में जोश नहीं भर रही थीं, वो एक कुशल सेनापति की तरह पूरी लॉजिस्टिक्स और रक्षा प्रणाली का प्रबंधन कर रही थीं। ये तो सच में हैरान करने वाला है कि कैसे वो एक ही समय में कूटनीतिज्ञ, प्रशासक और सेनापति की भूमिका निभा रही थी। और वो भी इतनी कम उम्र में। हाँ, और फिर युद्ध शुरू होता है। जब ब्रिटिश सेना झांसी के किले को घेर लेती है तो वो दृश्य उभर कर आता है जिसके बारे में हमने चर्चा की शुरुआत में बात की थी। वो घोड़े पर सवार वाला मंजर। हाँ, वो राजसी कपड़े छोड़कर योद्धा की पोशाक पहनती हैं और अपने बेटे को पीठ पर बांधकर सीधे युद्ध के मैदान में उतर जाती हैं। जब हम उस दृश्य के बारे में सोचते हैं तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं लगती है। तो क्या लगती है? ये इंसानी जज्बे की चरम सीमा लगती है। बिल्कुल, ये इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित दृश्यों में से एक है। और ये सिर्फ इसलिए खास नहीं है क्योंकि एक महिला लड़ रही थी, बल्कि इसलिए भी कि वो किन परिस्थितियों में लड़ रही थी। हाँ, मुझे हमेशा से ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में मातृत्व को यानी माँ बनने को कैसे देखा जाता है। सही कह रहे हैं आप। अक्सर लोग सोचते हैं कि मातृत्व एक नाजुक चीज है। इसे एक ऐसी जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है जो आपको कोई बड़ा जोखिम लेने से रोकती है। बिल्कुल, समाज अक्सर यही कहता है कि अब तो बच्चा है तो तुम्हें संभल कर रहना होगा। हाँ, पीछे रहना होगा। मातृत्व को एक तरह की कमजोरी मान लिया जाता है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के मामले में ये बिल्कुल उल्टा था। एकदम उल्टा। यहाँ मातृत्व कोई कमजोरी नहीं था। यहाँ मातृत्व ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। बिल्कुल। उस बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर युद्ध के मैदान में जाना इस बात का प्रतीक था कि एक माँ अपने बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए कितनी आक्रामक और रक्षक बन सकती है। बहुत सही बात पकड़ी आपने। वो सिर्फ लड़ नहीं रही थी, वो उस ब्रिटिश सेना को ये बता रही थी कि जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे इस उत्तराधिकारी और मेरे इस राज्य को कोई छू भी नहीं सकता। इस दृश्य का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव था ना, वो बहुत गहरा था। जरा उन ब्रिटिश सैनिकों और जनरल्स के नजरिए से सोचिए। हाँ, वो तो हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल, वे एक विशाल और आधुनिक सेना लेकर आए थे। उन्हें लगा था कि एक छोटी सी रियासत की रानी कितने दिन टिकेगी। वो उन्हें हल्के में ले रहे थे। हाँ, लेकिन जब वे देखते हैं कि वो खुद मोर्चे पर लड़ रही हैं और उसने अपने उत्तराधिकारी को अपनी पीठ पर बांधा हुआ है, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था। और वहीं दूसरी तरफ जब झांसी की सेना अपनी रानी को इस रूप में देखती तो उनका मनोबल तो आसमान छूने लगता। रानी लक्ष्मीबाई एक ही समय में दोहरी भूमिका निभा रही थी, एक माँ और एक शासक की। हाँ, एक माँ के रूप में अपने बच्चे की रक्षा और एक शासक के रूप में अपनी मातृभूमि की रक्षा। ये शारीरिक साहस से कहीं ज्यादा मानसिक दृढ़ता का सबूत है। बेशक। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर लड़ाई का एक अंजाम होता है। विशाल ब्रिटिश सेना की लगातार गोलाबारी के बाद झांसी के किले से निकलना जरूरी हो गया था। हाँ, हालात बहुत खराब हो गए थे। स्रोत हमें बताते हैं कि उन्होंने झांसी से निकलकर कालपी और फिर ग्वालियर का रुख किया और 1858 में ग्वालियर के पास ब्रिटिश सेना के खिलाफ उनकी आखिरी और सबसे भयंकर लड़ाई हुई। वो लड़ाई बहुत ही विषम परिस्थितियों में लड़ी गई थी। उनके पास संसाधनों की भारी कमी थी और सामने एक बहुत बड़ी फौज थी। और उसी लड़ाई में बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उन्हें शहादत मिली। जी। लेकिन यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा चुभती है और हैरान भी करती है, वो है उनकी उम्र। 1828 में जन्म और 1858 में उनका निधन। मुश्किल से 30 साल की उम्र। सोचकर भी अजीब लगता है ना। हाँ, आज के समय में 30 साल की उम्र में लोग अपना करियर समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिंदगी की छोटी मोटी उलझनों से जूझ रहे होते हैं। बिल्कुल। और उस उम्र में इस महिला ने एक विशाल साम्राज्य की नींव हिला दी और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? यह उम्र का विरोधाभास ही उनकी कहानी को इतना शक्तिशाली बनाता है। और जब हम ग्वालियर की उस आखिरी लड़ाई के नतीजे को देखते हैं तो हमें हार और जीत के असली मायने समझ आते हैं। वो कैसे? अगर आप सिर्फ सैन्य दृष्टि से देखें या कागजों पर देखें
तो अंग्रेजों ने वो मैदान जीत लिया था। उन्होंने इलाके पर कब्जा कर लिया था। हाँ, तकनीकी रूप से तो ब्रिटिश सेना वो लड़ाई जीत गई थी। लेकिन क्या वो सच में उनकी जीत थी? अगर हम इतिहास को एक लंबे कैनवस पर देखिए तो जमीन भले ही अंग्रेजों ने ले ली हो, लेकिन वैचारिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर जीत रानी लक्ष्मीबाई की ही हुई थी। ग्वालियर के मैदान में उनके बलिदान ने जो चिंगारी पैदा की, वो आग बनकर पूरे भारत में फैल गई, पूरे देश को जगा दिया। बिल्कुल। उन्होंने आने वाली हर पीढ़ी को ये सिखा दिया कि अन्याय के सामने झुकने से बेहतर है उसका डटकर मुकाबला करना। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब बात देश और स्वाभिमान की आती है तो साहस किसी लिंग या उम्र का मोहताज नहीं होता। बिल्कुल। आज भी भारत में जब भी बहादुरी, देशभक्ति और महिलाओं की ताकत की बात आती है तो सबसे पहला नाम रानी लक्ष्मीबाई का ही आता है। हमेशा। हमारे स्रोत भी यही बताते हैं कि उनका जीवन आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। वो सिर्फ एक ऐतिहासिक पात्र नहीं रह गई हैं, वो हमारी सांस्कृतिक चेतना का एक अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। एकदम सही। जब भी कोई लड़की अपने हक के लिए खड़ी होती है तो उसे अक्सर झांसी की रानी कहकर ही पुकारा जाता है। और यही बात उन्हें वास्तव में अमर बनाती है। साम्राज्य आते हैं और चले जाते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य, जिसने कभी सोचा था कि उनका सूरज कभी नहीं डूबेगा, वो भी खत्म हो गया। हाँ, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का वो विचार, वो अदम्य साहस आज भी जिंदा है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने एक बहुत ही रोमांचक और प्रेरणादायक सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे बनारस की गलियों में सीखी गई तलवारबाजी ने उनके अंदर एक अटूट मानसिक अनुशासन पैदा किया। हमने देखा कि कैसे उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी क्रूर कॉर्पोरेट जैसी नीति को चुनौती दी। हमने 1857 के उस युद्ध के मैदान को महसूस किया जहां एक मां ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हथियार उठाए। और अंत में हमने देखा कि कैसे उनके सर्वोच्च बलिदान ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। हाँ, ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है लड़ने का। और अब जब हम इस चर्चा को खत्म करने वाले हैं तो मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहता हूं जो इन सभी बातों से थोड़ा अलग है लेकिन उतना ही गहरा है। अच्छा। हम हमेशा उन्हें एक योद्धा के रूप में याद करते हैं, हाथ में तलवार लिए घोड़े पर सवार लड़ते हुए। हाँ, हमारी कल्पना में वही छवि है। लेकिन जरा इसके दूसरे पहलू के बारे में सोचिए। आप किस पहलू की बात कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में उतरने से पहले वो एक प्रशासक थी। हमने बात की कि कैसे उन्होंने कूटनीतिक खत लिखे, कैसे कानूनी लड़ाई लड़ने की कोशिश की। जी। अगर अंग्रेजों की वो लालची हड़प नीति बीच में ना आती, अगर उन पर वो युद्ध ना थोपा जाता तो क्या होता? ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ना? सोचिए, जिस महिला के पास इतना स्पष्ट विजन था, जो इतनी प्रगतिशील थी कि अपनी सेना में महिलाओं को भी शामिल कर रही थी, वो शांति के समय में क्या कुछ नहीं कर सकती थी? बिल्कुल। अगर उन्हें अपनी झांसी को अपने तरीके से चलाने का मौका मिलता तो शायद आज हम झांसी को 19वीं सदी के सबसे आधुनिक, प्रगतिशील और महिलाओं के लिए सुरक्षित राज्यों में से एक के रूप में पढ़ रहे होते। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। उन्होंने सिर्फ युद्ध के मैदान में ही अपनी काबिलियत साबित नहीं की थी, बल्कि अगर हालात अलग होते तो वो एक महान और दूरदर्शी शासक के रूप में भी इतिहास रच सकती थीं। लेकिन अंग्रेजों की भूख ने उस संभावना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और उन्हें एक योद्धा बनने पर मजबूर कर दिया। जी। ये सच में एक ऐसा पहलू है जिस पर ज्यादा बात नहीं होती। उनका प्रशासन कौशल उनकी तलवारबाजी से कम नहीं था। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर उन्होंने समझौता कर लिया होता और अपनी झांसी अंग्रेजों को सौंप दी होती तो शायद उनका जीवन लंबा होता। हाँ, वो आराम से जी सकती थीं। लेकिन क्या इतिहास उन्हें याद रखता? शायद नहीं। तो क्या इतिहास हमेशा उन्हीं का होता है जो सुरक्षित रास्ता चुनने के बजाय अन्याय के खिलाफ एक असंभव लड़ाई लड़ने का जोखिम उठाते हैं? यह सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। इसी विचार के साथ हम आज की अपनी इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। इस कहानी के कई और पन्ने हैं जिन्हें शायद हम कभी और पलटेंगे।